नमस्कार। हिंदी विद डॉक्टर अवस्थी में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय निबंध लेखन पर चर्चा करने जा रहे हैं। छोटी से बड़ी लगभग सभी कक्षाओं में निबंध एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में सदैव हमारे सम्मुख उपस्थित रहता है। यद्यपि बच्चे इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते, इसके प्रति बहुत गंभीर नहीं होते, तथापि यह ध्यान देने योग्य बात है कि सभी प्रश्न पत्रों में, भाषा के जितने भी प्रश्न पत्र हैं, उनमें निबंध लेखन के लिए सर्वाधिक अंक होते हैं। निबंध लेखन आपसे अपेक्षा करता है कि आप एक अच्छे निबंध लेखक हों, आप निबंध लेखन की सारी बारीकियों को जानते हों। तो आइए आज इस वीडियो में हम निबंध लेखन की उन्हीं बारीकियों की चर्चा करते हैं, समझते हैं कि निबंध क्या है, निबंध कैसे लिखना चाहिए, अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं होती हैं, आदि आदि बहुत सारी जिज्ञासाओं का आज समाधान होने वाला है आपका। इसलिए आपसे आग्रह है कि यह वीडियो प्रारंभ से अंत तक पूरा देखें और समझें, तथा अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कर दें, ताकि आने वाले सभी पाठ्यक्रमों से आप बराबर से मेरे साथ जुड़े रहें। तो आइए देखते हैं निबंध क्या है। फ्रांसीसी विद्वान मोंतेन, जिन्हें आधुनिक निबंधों का जन्मदाता भी कहा जाता है, का मानना है कि निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। अर्थात निबंध में विचार, उद्धरण का मतलब कोटेशंस, दूसरे विद्वान महापुरुषों के कुछ ऐसे वाक्य जो आपके विषय से संबंधित हों, तथा कुछ प्रासंगिक छोटी कथाओं के माध्यम से आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो विचारों, उद्धरणों और कथाओं का सम्मिश्रण निबंध है। आगे वो कहते हैं कि ये निबंध अपनी आत्मा को दूसरों तक पहुंचाने के प्रयत्न मात्र हैं। प्रयत्न मतलब प्रयास। मतलब निबंध क्या है? अपनी आत्मा को दूसरों तक पहुंचाने के प्रयत्न मात्र। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि निबंध को अंग्रेज़ी में एस्से कहते हैं, और एस्से फ्रांस के शब्द, फ्रेंच वर्ड एसाई से बना हुआ है, और एसाई का अर्थ ही होता है प्रयत्न करना, प्रयास करना। तो यहाँ पर प्रयत्न मात्र का मतलब आप समझ गए होंगे कि निबंध अपने आप को दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास है, अपने को व्यक्त करने का प्रयास है, अपने को अभिव्यक्त करने का प्रयास है। मोंतेन ये मानते हैं, मोंतेन आधुनिक निबंधों के जन्मदाता। कहने का तात्पर्य यह कि निबंध के बारे में जो मान्यता है, जो धारणा है, वो क्या है कि निबंध में दो बातें मोंतेन के अनुसार हमारे सम्मुख आती हैं। पहली, आत्माभिव्यक्ति, अपने को अभिव्यक्त करना है, दूसरों के सामने, दूसरों तक अपने को पहुंचाने का प्रयास करना है। और दूसरी बात ये कि दूसरों तक अपने को पहुंचाने के लिए आपको आत्मीयता का संबंध भी स्थापित करना होगा। कहने का तात्पर्य यह कि निबंध में आत्माभिव्यक्ति के साथ साथ आत्मीय संबंध भी स्थापित करना होता है। यानी आप अपनी बात बहुत आत्मीय ढंग से, अपनेपन के साथ, मतलब संकोच छोड़कर, भेदभाव रहित होकर, किसी संकोच, किसी भय से अलग हटकर एकदम खुल के अपनी बात रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, और अपनी मित्रवत मानो किसी दूसरे तक अपनी बात को आप रखते हैं, ताकि वो उसको समझ सके, उससे वो सहमत हो सके, उस आपके विचार से वह अपने को जोड़ सके। तो यह जो आत्माभिव्यक्ति की प्रक्रिया है, प्रयास है, उसी को निबंध कहते हैं। एक अच्छी निबंध की क्या विशेषता होती है, उसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ होती हैं, कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण हम निबंध को अच्छा या बुरा कहते हैं। मतलब निबंध की एक ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण निबंध अच्छा कहलाता है। आइए देखते हैं उन विशेषताओं के बारे में।
डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार निबंध की 4 विशेषताएं मानी गई हैं। पहला, व्यक्तित्व का प्रकाशन। दूसरा, निबंध की संक्षिप्तता। तीसरा, उसमें एक सूत्रता। और चौथा, अन्विति का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ टोटलिटी। वासुदेव नंदन प्रसाद जी मानते हैं कि निबंध का सबसे बड़ा गुण उसमें व्यक्तित्व का प्रकाशन है। निबंधकार जो निबंध लिखने वाला है उसके व्यक्तित्व का उसके निबंध से प्रकाशन होता है। निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप से पाठक के सामने प्रकट होता है। वह पाठकों से मित्र की तरह खुलकर सहज संलाप करता है, सहज होकर बातचीत करता है। यही कारण है कि मैदान की स्वच्छ हवा में कुछ देर टहलने से चित्त को जिस प्रसन्नता और उत्साह की प्राप्ति होती है, निबंध पढ़ने पर मन को वैसा ही आह्लाद होता है। तो इस प्रकार से आप बात करें निबंध में कि निबंध का जो पाठक है वह आपसे एक मित्रता का संबंध अनुभव करे, उसे किसी प्रकार का बोझ न लगे आपका निबंध पढ़ते समय। निबंध की दूसरी विशेषता उसकी संक्षिप्तता कही गई है। अर्थात निबंध जितना छोटा होता है, जितना अधिक गठा होता है, उसमें उतनी ही सघन अनुभूतियाँ होती हैं और अनुभूतियों में गठाव कसाव के कारण तीव्रता रहती है। परिणाम स्वरूप निबंध का प्रभाव पाठक पर सर्वाधिक पड़ता है। निबंध की सफलता श्रेष्ठता उसकी संक्षिप्तता है। इसलिए शब्दों का व्यर्थ प्रयोग निबंध में नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग करके, बहुत अधिक विषय को इधर उधर भटकाकर उससे निबंध सुंदर नहीं बनता, बल्कि निबंध बोझिल हो जाता है, विषय से भटकाने वाला हो जाता है। इसलिए निबंध में संक्षिप्तता होनी चाहिए। तीसरी बात, निबंध में एक सूत्रता होनी चाहिए। निबंध की यह तीसरी विशेषता है। एक सूत्रता के बारे में मानना है कि निबंध में निबंधकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है, साथ ही उसमें भावों का आवेग भी होता है, भावनाओं का प्रवाह होता है। फिर भी निबंध में वैयक्तिक विशेषता का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि निबंधकार पागलों की तरह अर्थहीन भावहीन प्रलाप करे, कुछ भी बोले, कुछ भी लिखे, बल्कि सफल निबंधकार में चिंतन का प्रकाश रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार आलोचक हुए हैं। उनका ये मानना है कि व्यक्तिगत विशेषता का मतलब यह नहीं है कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर उसे जगह जगह से तोड़ दिया जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए अर्थ योजना की जाए जो अनुभूति के प्रकृत या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे। निबंध में सर्कस वालों की सी कसरतें या हठयोगियों के से आसन कराए जाएं, यह उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अर्थात निबंध की जो भाषा है, जो विचार हैं, उनमें एक सूत्रता होनी चाहिए। केवल शब्दों का खेल, विचारों का मकड़जाल उसमें नहीं होना चाहिए, जिसमें पाठक निबंध को पढ़कर अपने को जकड़ा हुआ महसूस करे, बल्कि निबंध को पढ़ते हुए उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसकी आत्मा, उसके मन को आह्लाद की अनुभूति हो रही है और वह हल्कापन महसूस कर रहा है। निबंध की चौथी और अंतिम विशेषता है अन्विति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टोटलिटी। जिस प्रकार एक चित्र की अनेक असंबद्ध रेखाएं एक दूसरे से बिना जुड़े हुए आपस में मिलकर एक संपूर्ण चित्र बना पाती हैं, अथवा एक माला के अनेक पुष्प एक सूत्रता में ग्रथित होकर एक साथ आकर बंधकर एक सुंदर माला का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार निबंध के प्रत्येक विचार चिंतन, प्रत्येक भाव तथा प्रत्येक आवेग आपस में अन्वित होकर संपूर्णता के प्रभाव की सृष्टि करते हैं। यानी विचार ऐसे रखे जाएं कि वे जैसे अलग अलग फूल मिलकर एक सुंदर माला बनाते हैं, वैसे ही विचार भले अलग अलग हों, दूसरी जगहों से उदाहरण के रूप में लिए गए हों,
दृष्टांतों से भरे हुए हों, छोटी छोटी कहानियों से भरे हुए हों, उदाहरणों से भरे हुए हों, लेकिन उनमें एक संपूर्णता, एक माला जैसा एक संपूर्णता उसमें दिखाई दे। मतलब अलग अलग विचार जब निबंध को पढ़े कोई, निबंध को सुने कोई, तो उसे ऐसा प्रतीत हो कि एक संपूर्णता की बात की जा रही है, एक समग्रता की बात की जा रही है। वे सारे विचार एक ही केंद्र बिंदु की ओर इशारा करने वाले, संकेत करने वाले होने चाहिए। तो निबंध की यह चौथी और अंतिम विशेषता है। आइए देखते हैं निबंध कितने प्रकार के होते हैं। इन विशेषताओं को लेकर निबंध जब लिखे जाते हैं तो कितने प्रकार के बनते हैं। निबंध के 3 प्रमुख प्रकार कहे गए हैं। पहला भावात्मक निबंध, दूसरा विचारात्मक निबंध और तीसरा वर्णनात्मक निबंध। कहने का तात्पर्य यह है कि निबंध अपने विषय के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं और उनको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। भावात्मक निबंध वे निबंध होते हैं जिनमें विचार तो होते हैं लेकिन भावों की प्रधानता होती है। विचारात्मक निबंध विज्ञान आदि से संबंधित जो विचार रखने वाले, जिनमें आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना होता है, शोधपरक जो विचारों से, चिंतन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ऐसे विचार जिन निबंधों में रखे जाते हैं वे विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। किंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि विचारात्मक निबंधों में भाव नहीं हो सकते। भाव विचारात्मक निबंध में भी होते हैं लेकिन इनमें विचारों की प्रधानता होती है। और तीसरे प्रकार के निबंध वर्णनात्मक, इनमें भाव भी होते हैं, विचार भी होते हैं, लेकिन वर्णन की प्रधानता होती है। जैसे देखे हुए मेले का वर्णन, किसी प्रदर्शनी का वर्णन। तो जब आप किसी दृश्य का, प्रकृति का या किसी स्थल का वर्णन करते हैं तो उस वर्णन में भाव भी होंगे, विचार भी होंगे, लेकिन वह वर्णनात्मक इसलिए कहा जाएगा उसमें वर्णन की प्रधानता होगी। तो प्रधानता के आधार पर निबंधों के 3 प्रकार ये रखे गए हैं। आइए अब देखते हैं कि एक अच्छा निबंध किस तरह से लिखा जा सकता है। एक अच्छे निबंध को लिखने से पहले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से निबंध को हम अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि निबंध कितना भी अच्छा लिख दें उसमें पूरे अंक नहीं प्राप्त होते। लेकिन यह विचारणीय बात है कि यदि हम निबंध की तैयारी ढंग से करें, निबंध लेखन की बारीकियों को समझकर उसमें जो तत्व बताए गए हैं उन तत्वों को पूरी तरह से अपनाते हुए और फिर भाव और भाषा का सामंजस्य बनाकर अच्छी शैली में निबंध लिखेंगे तो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ अंक आपको प्राप्त होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाषा की परीक्षाओं में। निबंध लेखन में आपका लेखन अच्छा होना चाहिए, मतलब सुंदर सुलेख होना चाहिए, और आप में वर्तनी की यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए आपके लेखन में। ठीक है, तो ये तो भाषा से संबंधित चीज़ें हो गई। भाव आपके अच्छे होने चाहिए, भावानुकूल भाषा होनी चाहिए। जैसे आप दैनंदिन प्रयोग में जो भाषा बोलते हैं हिंदी में, हिंदी की भाषा जो आप बोलचाल की जो भाषा है उससे थोड़ा अलग हटकर जो साहित्यिक भाषा है सहज होनी चाहिए, लेकिन अच्छे शब्दों का प्रयोग, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग भाषा में होना चाहिए। तो भाषा और भाव का सामंजस्य लेकर शैली अच्छी होनी चाहिए। शैली कहते हैं कि आपकी बात कहने का ढंग, जैसे वर्णन ही करना है या किसी यात्रा का वर्णन करना है या कोई वैज्ञानिक विषय है, ठीक है, लेकिन उन वैज्ञानिक विषयों का, उन वर्णनात्मक विषयों को भी आप अपने तरीके से, अपने व्यक्तित्व के अनुसार इस तरह से रख सकते हैं कि ऐसा लगे कि आप बातचीत कर रहे हैं बहुत मनोरंजक तरीके से, किसी कथा का प्रारंभ करते हुए या किसी भावात्मक प्रसंग का उल्लेख करते हुए, और इस तरह से आप फिर मूल बिंदु पर आइए। ये आपका कहने का ढंग है, अपनी बात कहने का तरीका, उसी को शैली कहते हैं। तो
आप अगर अच्छे विषय को चयन करते हैं और अच्छे विषय का चयन करने के पश्चात फिर उसी अनुसार भाषा का प्रयोग करते हुए, शब्दों का सही उपयोग करते हुए अपनी बात बहुत आत्मीयता के साथ रखते हैं, समझाते हुए रखते हैं, तो निबंध अच्छा होता है और उसके अंक भी अच्छे मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि निबंध कैसे अच्छा लिखा जाए, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए आपके लेखन में। निबंध लेखन का पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है उसके विषय का चयन। आप जब परीक्षा में होते हैं और प्रश्न पत्र आपके सामने होता है, तो आप देखते हैं कि लगभग 4-5 विषय आपके सामने होते हैं, जिनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। तो उस समय आप बिल्कुल मतिभ्रम के शिकार ना हों, घबराएं नहीं, हड़बड़ाएं नहीं, सभी विषयों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन विषयों में से अपने ज्ञान और अपनी अभिरुचि एवं ज्ञान के आधार पर यह तय करें कि आप किस विषय पर सबसे अच्छा लिख सकते हैं, किस विषय को आप अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, किस विषय को आप अच्छे से समझ चुके हैं, किस विषय से संबंधित आपके पास जानकारियां हैं। ठीक है, क्योंकि आपको विचार भी उसमें रखने हैं, भाव भी रखने हैं, भाषा आपके पास अच्छी होनी ही चाहिए, शब्द ज्ञान आपका अच्छा होना ही चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहला काम होता है सही और अपनी अभिरुचि एवं ज्ञान के अनुरूप विषय का चयन करना। इसके बाद चयनित विषय को लिखने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेना, रूपरेखा का निर्माण कर लेना कि आप जो निबंध लिख रहे हैं, जैसे निबंध लेखन का मतलब है, जैसे आप एक मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले एक मैप तैयार करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं। उस नक्शे के आधार पर फिर आप घर बनाते हैं, निर्माण होता है उसका। ऐसे ही निबंध भी आपके विचारों का मानो एक भवन है। ठीक है, तो उस भवन का निर्माण ऐसे वैसे तो कर नहीं देंगे आप, तो आप अपने विचारों को सही तरीके से रखने के लिए उसका एक मैप बना लेंगे, रूपरेखा निर्माण कर लेंगे कि सबसे पहले आपको क्या निबंध में रखना है, उसके बाद आपको क्या रखना है, क्रम से अपने विचारों की रूपरेखा तैयार कर लेंगे। ठीक है, उस रूपरेखा में सबसे पहले जो बिंदु आता है वो है विषय निरूपण, यानी जो विषय आपने चुना है निबंध लिखने के लिए, उसके बारे में आप बताइए, विषय का निरूपण करिए या प्रस्तावना, उसी को प्रस्तावना कहते हैं, कि विषय के बारे में समझाइए कि आपने ये जो विषय चुना है, ये विषय क्यों चुना है, इस विषय का क्या अर्थ है, और इस विषय में आप किस तरह से आगे अपनी बात रखेंगे, किन बिंदुओं के माध्यम से आप अपनी बात आगे रखेंगे, उसका पहले ही परिचय एक संक्षिप्त रूप में आप दे दीजिए। इसी विषय निरूपण में आप विषय को रखने से संबंधी आप किसी विद्वान की पंक्तियाँ दे सकते हैं, किसी कवि की कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से, जिनमें जो उस विषय से सीधे तौर पर जुड़ी हों, उदाहरण के रूप में, उनसे भी आप अपने निबंध का प्रारंभ कर सकते हैं, यानी विषय निरूपण आप कर सकते हैं। तो विषय को प्रारंभ करने से पहले, लिखने से पहले, आप किसी महापुरुष की पंक्तियों के माध्यम से उस विषय को रख सकते हैं, कवि की पंक्तियों के माध्यम से आप प्रारंभ कर सकते हैं निबंध का। तो ये प्रस्तावना का प्रारंभ एक सुंदर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सुलेख में आप लिख ही रहे हैं, आपका लेखन अच्छा है, देखने में आकर्षक है, और कोटेशन यानी उद्धरण भी आप देना प्रारंभ कर देते हैं। प्रारंभ में ही आपने अपने विषय को रखते हुए कोई कविता की पंक्ति या कोई विचार रख दिया है। विषय का परिचय देने के बाद एक पैराग्राफ में आप विषय का परिचय देते हैं, उसके बाद अगले अवतरण में, अगले पैराग्राफ में विषय की व्याख्या या विश्लेषण, जो विषय आपने चुना है, ये एक महत्वपूर्ण, ये इसको निबंध की बॉडी भी कहते हैं, मतलब कलेवर निबंध का शरीर, निबंध का मध्य भाग, विषय वस्तु, ये सब इसके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो निबंध के विषय का पूरा विश्लेषण इसमें होगा। इसमें आपको अपने विचारों को रखने की पूरी स्वतंत्रता होगी। आप बड़े अच्छे मैत्रीपूर्ण तरीके से समझाते हुए अपनी बात को क्या करेंगे, सबसे पहले उस विषय वस्तु को कई खंडों में
बांटकर अनुच्छेदों में लिखेंगे। कई पैराग्राफ्स में आप अपनी बात को रखेंगे। हर पैराग्राफ एक दूसरे से, हर अनुच्छेद, हर पैराग्राफ एक दूसरे से एक सूत्रता बनाए रखे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कोई भी विचार असंबद्ध नहीं होना चाहिए। कोई भी विचार ऐसा ना हो कि आपने बातों को क्रम से नहीं रखा, एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें नहीं रखी। तो हर अनुच्छेद में रखे गए विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हों, विचारों में एक सूत्रता होनी चाहिए। और इसी बीच में आप पैराग्राफ्स के बीच में अनुच्छेदों में क्या कर सकते हैं, अपने विषय के अनुकूल तथा प्रतिकूल जो विचार हैं, दूसरों के मत हैं, उनका मंडन और खंडन, मंडन या खंडन। अनुकूल विचार हैं तो उनके पक्ष में आप उनका समर्थन लेंगे अपने विचार के लिए। जो बात आप कह रहे हैं वही बात अगर किसी विद्वान ने कहा है तो आप ये बताते हुए कि उन्होंने भी ऐसी बात कही, आप उसका मंडन कर सकते हैं। और यदि किसी ने आपके विचार से विपरीत कोई बात कही है तो उसकी बात रख के फिर आप उसकी कमियां बताकर उसका खंडन भी कर सकते हैं। तो आपको पूरी छूट होती है। आप अपने विचारों को पूरी तरह से रखने के लिए वहाँ पर स्वतंत्र होते हैं। यहाँ तक कि आप बड़े से बड़े स्थापित किसी भी व्यक्ति की बात से अगर आप सहमति नहीं रखते तो आप उसकी बात को भी तर्कों के माध्यम से अपने इस विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में आप पूरी तर्कों के साथ, लेकिन यह नहीं कि व्यर्थ ही आप किसी की बात को भी काटने की बात करेंगे। आप तर्कों के माध्यम से किसी स्थापित विद्वान की महत्वपूर्ण बात को का भी खंडन कर सकते हैं। और अंत में निबंध में आप क्या करेंगे, निबंध के अंत में निष्कर्ष जरूर देना चाहिए। ये निबंध में होना ही चाहिए। इसको उपसंहार भी कहते हैं। मतलब जब निबंध आप समाप्त कर रहे हों तो आपने निबंध में जो बातें कही हैं उसको सारांशता कहते हुए कि अंततोगत्वा आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आप इसकी भाषा इस तरह से होती है कि अंततोगत्वा हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यह विषय या ये बात जो आप कह रहे थे, ये पूरी बात जो आपने कही उसका सारांश बताते हुए पूर्णतः सत्य है या अंशतः सत्य है, या हम इसको पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसके स्थान पर हम इसको स्वीकार कर सकते हैं, आदि आदि बातों के माध्यम से आप निष्कर्ष की बात करेंगे, अपने विचार को स्थापित करेंगे। और उसके बाद ये जो समाप्ति है, समाप्ति का कोई एक बढ़िया सुंदर सा कथन किसी महापुरुष का आपके विचार को पुष्ट करता हुआ उसके समर्थन में हो, या किसी कवि की कुछ पंक्तियां हों, या आप ही के द्वारा कोई सूत्र वाक्य जो आप समझ रहे हैं आप उसको रख सकते हैं। एक आधार वाक्य के रूप में उसको लिखने के बाद आप निबंध की समाप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा के साथ, भावों के सुंदर प्रयोग से एक अच्छा निबंध आप लिख सकते हैं। और उस अच्छे